Good morning, everyone. So last class में we were doing log और log के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए थे लास्ट क्लास में, राइट? एग्जाम्पल्स थे, कुछ किए थे हम लोगों ने और राइट, ठीक है। तो मैंने आपको दो असाइनमेंट दिए थे, एक बेसिक असाइनमेंट था बेसिक प्रॉपर्टीज का और एक इक्वेशंस वाला असाइनमेंट था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। लॉग की इन इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और लॉग के ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉग की ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ और इन इक्वेशन का दोनों का साथ साथ पढ़ लेते हैं। मान लो अब आप ग्राफ बना रहे हो लॉग का, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 मान लेते हैं। ठीक है, लॉग एक्स बेस 2 का ग्राफ बना रहे हो। तो जब आप ग्राफ बनाते हो तो क्या करते हो? आप कुछ इस टाइप से करते हो कि इधर इनपुट होते हैं और इस पे आउटपुट होते हैं, राइट? वाई एक्सिस आउटपुट एक्सिस होती है और ये इनपुट एक्सिस होती है। तो अब मुझे जरा ये बताओ कि एक्स की वैल्यू और लॉग एक्स बेस 2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, कि भाई ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं। आई एम कंसिडरिंग बेसिक आइडिया आपको पूरा है, क्योंकि मैंने खुद ने ही बताया है कि जब ग्राफ बनाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हुए किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक्स की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे, वो कौन सी वैल्यू पुट करोगे? आप बस पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है? आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे, ये आपके पास कंस्ट्रेन है। तो ये जो एक्स है, ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो भी आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ सिर्फ एक्स की ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही अलाउड रहेगा। नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा। तो मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यू मतलब आपको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोई ग्राफ नहीं आने वाला है। इसको भले ही आप लिख दो यहाँ पे कि सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, नो नो ग्राफ। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आउटपुट नहीं आना है, क्योंकि कोई इनपुट आप एक्स नेगेटिव ले नहीं सकते हो। चलो, अब थोड़ा इनपुट को एनालिसिस कर लेते हैं और आउटपुट को देख लेते हैं। बेस में मेरे पास क्या है? यहाँ पे बेस में मेरे पास 2 है। तो बेस 2 के हिसाब से हम इनपुट और आउटपुट ले लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जब आप 1 इनपुट लोगे, आउटपुट कितना आएगा जरा बताओ तो मुझे। जब आप 1 इनपुट लोगे तो आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है, प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्राफ मेरा 1,0 से तो पास हो ही रहा है। ये पॉइंट 1,0 ले लेता हूँ, है ना? अगर मैं 2 ले लूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? अगर x की वैल्यू 2 ले लूंगा तो log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1। चलो, अब मैं ऐसा करता हूँ 4 ले लेता हूँ। 4 पे कितनी वैल्यू होगी? 2। 8 पे कितनी होगी? 3। log 8 बेस 2 की वैल्यू तो अपन ने निकाली थी। ऐसी आप वैल्यू निकालोगे तो यू विल एनालिसिस कुछ ऐसी बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज तो होगी। जैसे 2 पे कितनी आएगी? 2 पे 1 आएगी। यार इसको थोड़ा यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं अपन 2,1, है ना? अब ये जब यहाँ पे 2 लोगे और जब यहाँ पे 4 लोगे तो 4 आपके पास ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसको और लंबा कर देते हैं अपन। ये आ जाएगा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, ये 2, ये 3 और ये 4।
तो 4 पे आपके पास इनपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 4,2 होगा। आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो आउटपुट आएंगे ना, ये इंक्रीज तो होंगे, बट इंक्रीज होने का जो रेट रहेगा ना वो कम रहेगा बेटा। इंक्रीज तो होंगे, जैसे व्हेन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2, आप जब 1 से 2 पे गए तो पूरे एक्स में 1 का चेंज आया। यहाँ पे भी वैल्यू 0 से लेके कहां तक चली गई, यहाँ पे भी देखोगे तो आप 0 से लेके 1 चली गई। तो यहाँ भी 1 का चेंज आया, और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे भी 1 का चेंज आया। बट जब आप 2 से लेके 4 पे गए तो 2 यूनिट का चेंज आपके पास एक्स एक्सिस पे आया, तो 1 यूनिट का चेंज आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे आया। तो अब एक्स एक्सिस पे आपके पास कितने यूनिट का चेंज आया, 2 यूनिट का चेंज आया। यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट का चेंज आया, और ये जो 2 यूनिट का चेंज लाया वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का चेंज लेके आया। तो आप देखोगे तो ये चेंज बढ़ता जाएगा। अब जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे, ध्यान देना, 4 से लेके 8 पे मूव करोगे तो कितने यूनिट का चेंज आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, 4 यूनिट का। और यहाँ पे कितना चेंज आएगा, 1 यूनिट का। तो वैल्यू इंक्रीज होगी, बट जो चेंज है एक्स एक्सिस पे ज्यादा होगा, वाई एक्सिस पे कम होगा, है ना। जैसे यहाँ पे भी 2 से लेके 4 पे 2 यूनिट का डिफरेंस आया, वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज आया। यहाँ पे वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज आया, आउटपुट में भी 1 यूनिट का चेंज आया, है ना। अब जो नेक्स्ट आप देखोगे तो 16 आएगा, और 16 पे वैल्यू 4 आएगी, फिर भी वही नेचर कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 8 यूनिट का चेंज आएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज आ जाएगा। तो वाई एक्सिस के जो चेंजेस है ना, वो वाई एक्सिस के चेंजेस कम होंगे कंपैरिजन टू एक्स एक्सिस स्टार्टिंग में। वो जैसे जैसे आप वैल्यू यहाँ पे आउटपुट पे डालोगे ना, यहाँ पे ये वैल्यू आपको कुछ इस टाइप से नजर आती जाएगी। मतलब ये जो लाइन है ना, जैसे टेन थीटा में होती थी पैरेलल होती जाती थी, ऐसी ये पैरेलल होती जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, है ना। क्योंकि आप देखोगे तो बेस 2 है, राइट। तो 2 की पावर -1, अगर आपने 1/2 इंटर किया तो आपके पास आंसर आएगा -1। 1/4 इंटर किया तो आउटपुट आएगा आपके पास -2। 1/8 इंटर करोगे तो आउटपुट आएगा -3, एंड सो ऑन। तो ये आउटपुट कहाँ आ जाएगा, आपका नेगेटिव आउटपुट आता जाएगा। नेगेटिव आउटपुट आते आते कहाँ तक जाएगा, तो भाई ये -इन्फिनिटी तक आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 यूनिट के चेंज में आउटपुट आपका कहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से लेके एकदम -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू डिक्रीज करते जाओगे, लॉग एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बेटा 5 6 7 ले ले, बट वैल्यू तू निकाल नहीं पाएगा, 2 की पावर की वैल्यू निकाल पाएगा। 5 6 7 लेके देख ले। अरे आप 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 3/2। log 3/2 की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तुमको थोड़ी पता है log 3/2 की, तो बस यही लिखना पड़ेगा ना तुमको। 5 की लोगे तो 5 पे आउटपुट क्या आएगा, log 5/2 आएगा। यू कैन नॉट फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो 2 की पावर होगी उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। वी कैन टेक एनी बेस, ये लॉग का ग्राफ है बेटा, है ना। ये बेस 2 लिए, बेस 3 ले लोगे, बेस 4 ले लोगे, बेस 5 ले लोगे, कुछ भी ले सकते हो। आज वाला पार्ट एग्जाम में आएगा बेटा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चीजें आएंगी। यहाँ पे अगर आपको मैंने 2 की पावर क्यों लिए, तो आप देखो जरा, log 2/2 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। log 4 जो आप लिखोगे उसकी वैल्यू log 2² बेस 2 होती है। तो आप इसको 2 बाहर लाओगे तो log 2/2, मैं इंटीजर वैल्यूज निकाल रहा था इसीलिए मैं, जैसे log 8/2 लोगे तो ये log 2³ तो मैंने वैल्यू वही ली जो न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यूज आ रही थी, इसीलिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। आप बीच की वैल्यूज भी ले लो, बट वो हेल्प नहीं करेंगी अभी आपको निकालने की।
तो ये ग्राफ आएगा आपका log x बेस 2 का. In fact, I can say that कि जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा. आगे से मैं ऐसा बना दूंगा. ये ग्राफ बना दूंगा, और जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला आ जाएगा, ये 1,0 आ जाएगा. है ना. तो इसमें डोमेन क्या हो गई जरा बताओ तो. बेस में कुछ भी ले लो बेटा, बी कुछ भी ले लो बेस. डोमेन क्या हो गई. ये लॉग एक्स के ग्राफ में अगर मैं बनाऊंगा, ये लॉग एक्स के ग्राफ में डोमेन क्या हो गई. डोमेन क्या होती है जरा बताओ तो मुझे. एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती है ना, कि भाई आप इनपुट जो डाल सकते हो वो डोमेन होती है. ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल द इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी पॉसिबल होती है. तो डोमेन क्या आएगी. 0 to infinity आएगी. पॉजिटिव वैल्यू आप ले लोगे, राइट. और रेंज क्या आएगी जरा बताओ तो. आउटपुट क्या आ रहा है. ऑल द रियल वैल्यूज. रेंज ऑल द रियल वैल्यूज, -infinity to +infinity, सारे आउटपुट आएंगे, आ रहे हैं इस केस में. वो जो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ग्राफ क्या है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. यहाँ पे log x बेस b लिख लेना बेटा. ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, कि जब जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाते जाओगे भाई साहब, आउटपुट भी आपके पास बढ़ता आएगा. छोटे इनपुट के लिए छोटा आउटपुट है, बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट है. ठीक है. यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है. ये जो बेस आपने अभी ली है ना, ये वाली बेस बी, ये बेस बी जो है, ये >1 चूज करना है अभी आपको. बेस क्या चूज करना है, >1. जैसे मैंने यहाँ पे चूज करी थी, यहाँ पे बेस आपने 2 चूज करी है. 2 1 से बड़ा होता है ना. बेस में कंस्ट्रेंट क्या होता है जरा मुझे बताओ तो. बेस क्या होनी चाहिए. बेस जो होती है उसमें आप कंस्ट्रेंट क्या डालते हो. बेस में कंस्ट्रेंट क्या डालते हो. बेस में कंस्ट्रेंट डालते हो 0 to infinity एक्सेप्ट 1, >0 नॉट इक्वल टू 1. तो ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये उस बेस के लिए बनाया है जब बेस 1 से बड़ी हो आपके पास. बेस 1 से छोटी होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में भी बात करूंगा मैं. तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग. ये वाला ग्राफ वापस बना देता हूं मैं आपको. ये वाला ग्राफ मैंने बनाया है. यार क्या है. ठीक है. ये log x का ग्राफ ही है. log x बेस b आउटपुट है, x इनपुट है. ये पॉइंट आपके पास 1,0 ही है. बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये है कि जो बेस है, ये बेस जो है ना वो 1 से बड़ी है बेटा. अगर बेस 1 से छोटी होती है, मतलब अगर जो बेस है वो लाई करती है 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, तो अब आपका काम है उसका ग्राफ जैसे मैंने बनवाया है वैसे आप बनाओगे. जो ग्राफ होगा आपका थोड़ा सा नहीं, काफी कुछ चेंजेस बन जाएगा. ग्राफ ऐसा बनेगा. मतलब ये पॉइंट तो 1,0 ही होगा. जस्ट ओपोजिट तरीके से नेचर से बिहेव करने लग जाएगा. मतलब
जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इस केस में वैल्यू क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्या है ये? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। कब? ग्राफ उसी का है, सेम का ही है। किसका? लॉग एक्स बेस बी का। बट जो बी बेस है वो क्या होती जाएगी इस बार? डेसिमल में आएगी। मतलब एग्जाम्पल अगर आप निकालोगे तो आप किसके ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो लॉग एक्स बेस 0.1, लॉग एक्स बेस 0.2, इस टाइप के ग्राफ होंगे तो ये होगा। और ये वाला ग्राफ क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अभी जो मैंने आपको प्लॉट करके बताया था, लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स बेस 3 या 5 या 10 या कुछ भी, इस तरीके का ग्राफ होगा। है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डोमेन दोनों की सेम ही है। डोमेन कितनी आएगी? डोमेन तो वही आएगी जो आ रही थी। मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी आपके पास 0 to ∞। यहाँ पे भी डोमेन कितनी है? डोमेन 0 to ∞ ही है। रेंज कितनी है? रेंज जो है वो ऑल द रियल वैल्यूज है। यहाँ पे भी रेंज जो है वो ऑल द रियल वैल्यूज है। आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है भाई? ऑल द रियल वैल्यूज आउटपुट इज पॉसिबल। बट डिफरेंस एक सिर्फ ऐसा है कि अगर x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो आउटपुट इस केस में b इंफिनिटी को टेंड करेगा, और जब x 0 को टेंड करेगा तो आउटपुट माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। और 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं 0 पॉजिटिव लिख रहा हूँ। है ना? इसको आपको समझना चाहिए। ग्राफ देख के वैसे तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए, इतना ग्राफ हम देख चुके हैं। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे बेटा, यहाँ पे आउटपुट बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी को अचीव करता हुआ रहेगा। तो जब एक्स की वैल्यू इस केस में इन्फिनिटी को अचीव करेगी, वाई की वैल्यू पहले वाले केस में प्लस इन्फिनिटी को अचीव करेगी। और जब ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 0 से बड़ा होगा, एकदम 0 के, 0 तो हो नहीं सकता, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मामूली सा। कितना बड़ा होगा इसके बारे में आप बात कर चुके हैं हम पहले भी, इन्फिनिटी स्मॉल। बोले तो एकदम 0 से बड़ा होगा, जो आप नहीं बता सकते हो कि कितना बड़ा होगा। उस केस में आउटपुट माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका नेचर जस्ट ऑपोजिट रहेगा नेक्स्ट वाले का। अगर एक्स आपके पास इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो आपका जो आउटपुट है ना बेटा, उस केस में किसको टेंड करेगा? आउटपुट टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को। ऑपोजिट हो गया। एक्स जब 0 से पॉजिटिव होगा तो आउटपुट किसको टेंड करेगा? आउटपुट टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी को। ये आपको ग्राफ ही बता देता है। ये ग्राफ की एनालिसिस है बेटा। बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट पहले वाले केस में, छोटे इनपुट के लिए छोटा आउटपुट सेकंड वाले केस में, बड़े इनपुट के लिए छोटा आउटपुट और छोटे इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट। ठीक है? 0 के ऊपर प्लस क्यों लिखा? क्योंकि 0 के लिए डिफाइन नहीं, बट 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन है ना, तो उसको मैं 0 प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। 0 प्लस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। अब कितनी बड़ी वैल्यू है वो नहीं पता यार हमको, वो बता भी नहीं सकते हम। एकदम इन्फिनिटी स्मॉल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 0 प्लस लिख लिया। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अभी इतना यूज नहीं आएगा, कैलकुलस पढ़ोगे जब ज्यादा यूज करोगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये वाली स्लाइड अब अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट वर 82 83 आफ्टर 10 मिनट्स इन फैक्ट। तो people has joined late, I am not explaining it again beta. You have to join before 8:40. एंड आई नो इसमें उन स्टूडेंट का घाटा हो जाता है जो स्टूडेंट शुरू से क्लास में थे, बट उनको वापस से सही में पूछना है। बट बियर इट, एंड आई विल नॉट बी अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल।
क्योंकि आपको सिंसियर तो बनाना पड़ेगा ना, ऑफलाइन में तो हो नहीं कि भाई तुमको डांट फटकार के तुम नजर आओगे सामने तो कहाँ तक, कब तक बच लोगे। ऑनलाइन में आप लोग बच लेते हो, नजर नहीं आते हो। तो क्योंकि दिस थिंग आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम लास्ट नॉट फ्रॉम 1 or 2 classes, फ्रॉम लास्ट 4 5 classes। तो इट्स नॉट गुड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रेंज क्या है और डोमेन क्या है। ठीक है, ग्राफ को किस तरीके से, अपलोड तो करूंगा ही बेटा लेक्चर, बट थोड़ा सा फील कराने के लिए बोल रहा था, टेंशन क्यों ले रही है सानी। अपलोड तो करूंगा, भेजूंगा तो सही। आई नो उनको भी लॉस हो जाएगा जो अच्छे बच्चे हैं, बट आई डू नॉट वांट कि लॉस हो। ठीक है, थोड़ा सा डराना पड़ेगा ना यार, जो नहीं सुधरेंगे थोड़ा सा डरा के धमका के थोड़ा सुधारना पड़ता है ना। तो ये चीजें समझना है बेटा आपको। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपने लास्ट क्लास में भी देखा है, उसके पहले भी जैसे मैंने मॉड के ग्राफ बताए, ग्राफ अपने आप में बहुत रोल प्ले करता है, आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे भी इसको भी मैंने मॉड लगा दिया। आप मॉड पढ़ चुके हो ना, मॉड का आप एनालिसिस करना कि लॉग के अंदर मॉड लगा दो आप, क्या होगा। चलो इसको देख लो एक बार और फिर मैं बताऊंगा। देखो जो नए भी है आएगी आगे, करिए आ जाएगा। ठीक है, बट ये दो तरीके के ग्राफ होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। दो तरीके के ग्राफ कैसे होते हैं, एक तो भाई साहब प्योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बिल्कुल मिस मत करना। ये वाला ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो लेट आए हैं ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वॉइस नहीं क्लियर है क्या मेरी, सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या। क्लियर है भाई, वो तेरे साइड से प्रॉब्लम है, किसी को जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो एक बार मैं इंपॉर्टेंट, एम आई ऑडिबल। चलो बढ़ जाए आगे। अब सुनाई दे रहा है ना। चलो तो वापस से पढ़ा देता हूं एक बार। तो क्या हो रहा है, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, एक इनपुट मैटर करता है और एक आउटपुट मैटर करता है, ध्यान देना। इनपुट और आउटपुट मैटर करता है। इनपुट और आउटपुट कुछ इस तरीके से आप चूज करते हो ताकि आपको ग्राफ बनाने में इजी रहे। जैसे यहाँ पे मैंने जब इनपुट चूज किया दोस्तों, तो मैंने 1 चूज किया। 1 पे आपको पता है कि लॉग का आउटपुट 0 होता है, ये एकदम नोन वाला। 2 मैंने चूज किया क्योंकि आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि बेस आपके पास 2 है। इस ये जो ग्राफ मैंने लॉग x/2 का ग्राफ लिया था, ये बेस 2 ली थी, इसीलिए मैंने 2 चूज किया। 4 चूज किया, 8 चूज किया, 16 चूज किया, ये मैंने 2 की पावर चूज करी। 2 की पावर क्यों चूज करी, तो उसका रीजन में यहाँ पे देखोगे। log 2/2 की वैल्यू 1 होती है। log 4/2 को आप लिख सकते हो log 2 raised to the power 2 base 2। ये 2 को बाहर ला सकते हो, पावर को। log 2/2 की वैल्यू 1 है, तो इंटीजर आउटपुट लेने की कोशिश करी है मैंने। log 8/2 का आउटपुट आपके पास 3 होता है। 16 आप जब इनपुट डालोगे, आउटपुट 4 आएगा। उसके बेसिस पे मैंने 2 पे, 4 पे ये पॉइंट्स बना दिए बेटा। क्या है भाई, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट बना दी, और फिर मैंने देखा कि मेरा जो ग्राफ आया भाई, जो मेरा ग्राफ आया वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आ गया।
कौन सा ग्राफ आ गया? स्टिकली इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकली इंक्रीजिंग ग्राफ? स्टिकली इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है ना ग्राफ के, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे दोस्तों, ये आउटपुट यहाँ पे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। स्टिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है, बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट है। और ये आप देख भी सकते हो, 2 इनपुट डाला था तो 1 आउटपुट था, 4 इनपुट डाला था तो 2 आउटपुट है, 8 इनपुट डाला है तो 3 आउटपुट है। आउटपुट बढ़ता जा रहा है अगर इनपुट बढ़ता जा रहा है तो। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ हो गया। अब इसको मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक बना दिया यहाँ पे कि भाई ये पहला वाला ग्राफ के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। दूसरा वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लॉग एक्स बेस बी जब आप चूज कर रहे हो दोनों का, तो यहाँ पे जो बेस है वो 0 से लेके 1 का है ना, और यहाँ पे जो बेस है वो 1 से बड़ा है। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है? कि बेस 1 से बड़ी है तो ये वाला ग्राफ, बेस 1 से छोटी है 0 से बड़ी है तो सेकेंड वाला ग्राफ। डोमेन दोनों के केस में आपके पास सेम ही आना है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 टू इंफिनिटी आना है। रेंज भी दोनों केस में सेम ही आना है, ऑल द रियल वैल्यूज ही आना है। आउटपुट भी ऑल द रियल वैल्यूज ही आने वाला है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है, ये वाला, कि एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड करता है तो आउटपुट भी इन्फिनिटी को टेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक बढ़ाते जाओगे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी इनपुट है, इन्फिनिटी आउटपुट। अगर जस्ट 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 प्लस से रिप्रेजेंट करें, 0 से बड़ा है, जो कि यहाँ वाला केस आएगा, ये वाले इनपुट आएंगे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये वाले इनपुट आएंगे। ये वाले इनपुट पे आप आउटपुट देखोगे तो ग्राफ एकदम यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको, है ना? तो बस कुछ नहीं है, बस यही है कि इस केस में ये क्या हुआ, एक सेकेंड। तो बस यही है, बस यही है कि इस केस में थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या नेचर का डिफरेंस आएगा कि एक जब इन्फिनिटी है, एक प्लस इन्फिनिटी पे अचीव करेगा, एक माइनस इन्फिनिटी पे अचीव करेगा, 0 प्लस पे एक इन्फिनिटी पे अचीव करेगा, एक माइनस इन्फिनिटी पे अचीव करेगा। कौन सा कब अचीव करेगा ये आपको ग्राफ देख के अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे टेन थीटा का ग्राफ होता था ना, 90 से छोटे पे प्लस इन्फिनिटी, 90 से बड़े पे माइनस इन्फिनिटी, ऐसा ही है। चलो अब आगे बढ़ जाता हूँ। ग्राफ का तो अपना कार्यक्रम हो गया कंप्लीट। अब मुझे जरा ये बताओ कि कभी आपको लाइफ में अगर ऐसा देखने को मिला कि log x बेस 2 है और log ऑफ y बेस 2, इन दोनों में से log x बेस 2 बड़ा है, log x बेस क्या है? 2 बड़ा है। ये आप लोग मुझे बताओगे, एनालिसिस करके मैं देखना चाहता हूँ आप सोच भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। log x बेस 2 ग्रेटर देन log y बेस 2 है, तो मुझे बताओ x और y में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? बड़ा कौन होगा? x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा दोस्त? आप लोग बोल रहे हो x बड़ा होगा। चलो अभी के लिए मैं लिख लेता हूं, बाद में अपन सोचेंगे आपने सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है। ये लिख लेता हूं। और अगर मैं यहीं पे log x बेस 0.2 लिख देता हूं, जो कि बड़ा है log y बेस 0.2 से, तो जरा बताओ इसमें x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा? दूसरे वाले केस में x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? बिल्कुल सही, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो ग्राफ अगर आपने समझ लिया तो आप अपने आप ही ये चीज मुझे बता पाओगे कि भाई यहाँ पे x जो है वो छोटा होगा y से, साइन रिवर्ट हो जाएगी। जिसको समझ में नहीं आया उनको मैं एक बार और बता देता हूँ। आप देखो, जब log x बेस 2 का ग्राफ बनाओगे बेटा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और log बेस 0.2 का ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट?
अब इसमें अगर आउटपुट बड़ा है, ये आउटपुट बड़ा है log x/2 और log y/2, तो अगर आउटपुट बड़ा है, मान लो ये log x/2 की वैल्यू है और ये log y/2 की वैल्यू, y/2 की वैल्यू, तो log x/2 पे आउटपुट भी बड़ा आएगा, इनपुट भी बड़ा आएगा, तो ये y होगा, ये x होगा, तो ये आउटपुट कितना होगा, log x/2 होगा, और ये कितना होगा, log y/2 होगा। इस केस में जस्ट ऑपोजिट होने वाला है बेटा, इनपुट बड़ा है तो भाई आउटपुट छोटा है, इनपुट छोटा है तो आउटपुट बड़ा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो वाई एक्सिस में आउटपुट बढ़ता जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये जो इनपुट है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, अगर ये बड़ा है, आउटपुट बड़ा है, तो इनपुट को छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, बेसिक ग्राफ देख के आप समझ लेते हो, और यहाँ पे ही लॉगरिथम इन इक्वेशंस आती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। वो ये बोलती है कि अगर log ऑफ x बेस a है आपके पास, या b लिख देता हूं, सब जगह b लिख रहे हैं, और log y बेस b है आपके पास, और भाई साहब ये अगर ग्रेटर देन है, तो इफ x जो है, सॉरी, जो बेस b है, अगर बेस b जो है वो 1 से इंफिनिटी तक लाई करती है दोस्तों, या बेस अगर आपके पास 1 से इंफिनिटी तक लाई करती है, तो आप बिल्कुल लॉग को अलग घटा दो और आप रिजल्ट लिख दो कि x y से बड़ा होगा, है ना। ये अगेन मैं लॉग को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मेरी एनालिसिस से लॉग कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ एनालिसिस है। और b की वैल्यू दोस्तों अगर 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x इज लेस देन y करना पड़ेगा, मतलब आपको साइन को रिवर्ट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को रिवर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। यहाँ पे आपने साइन को मेंटेन रखा हुआ है, ग्रेटर देन है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में आपने साइन को क्या कर दिया है, रिवर्ट कर दिया है। तो लॉग को जब भी रिमूव कर रहे हो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद होनी चाहिए, कि लॉग को जब भी रिमूव कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन रिवर्ट करना है या साइन रिवर्ट नहीं करना है। बस बाकी तो आपकी इन इक्वेशंस के फंडे लगेंगे। क्लियर है, यहाँ पे नोट कर लिया सबने। तो देखो, जब आप चीजें समझोगे ना, जब भी आप रिलेट कर पाओगे, और जब आप रिलेट कर पाओगे, जब भी आप क्वेश्चन भी कर पाओगे, सिर्फ फॉर्मूले बताने से। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता देता कि ऐसा करना कि बेस अगर 1 से बड़ी है तो साइन सेम रख लेना, और बेस अगर 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, 0 से 1 के बीच में, तो साइन को रिवर्ट कर देना, सिर्फ इतना बता के भी मैं काम चला सकता था। बट आपको वो फीलिंग नहीं आती, जो फीलिंग आपको ग्राफ समझ के ये दोनों के आंसर दे के आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं होगी तो आप इसको बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो पक्का है, भले ही आपको सब कुछ आता हो, इसको नहीं होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम, ठीक है। चलो अब इसी का एक और फंडा, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाता है, log x बेस b इज ग्रेटर देन सपोज a है, ठीक है। अगर log x बेस b ग्रेटर देन a है और आपको log को अलग हटाना है, तो आप या तो ये लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन b की पावर a, या आप लिख सकते हो x इज लेस देन b की पावर a। कब लिख सकते हो, अगेन वही सीन है कि अगर जो बेस है वो 1 से बड़ी है, मतलब 1 से इंफिनिटी के बीच में है, तो आप साइन को सेम रख लो, और b अगर 1 से छोटी है, बोले तो 0 से लेके 1 के बीच में है, तो साइन को आप यहाँ पे भी क्या करोगे, रिवर्ट कर देना। मतलब लॉग को अलग हटाने के फंडे एज इट इज काम करेंगे, कि लॉग को आप बिल्कुल रिमूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, बट सिर्फ साइन का ध्यान रखो कि साइन को चेंज करना है इनइक्वालिटी की, या साइन को चेंज नहीं करना है। ये डिपेंड करेगा कि बेस आपकी 1 से बड़ी है कि बेस 1 से आपकी छोटी है। क्लियर है। तो जैसे लॉग को रिमूव करते थे, इक्वेशंस में सेम स्टाइल में रिमूव करना है। डिफरेंसेस सिर्फ इतने हैं कि आपकी इनइक्वालिटी की साइन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेदर यू हैव टू मेंटेन द साइन और यू हैव टू रिवर्स द साइन।
if you have to maintain the sign if base is greater than 1, and you have to reverse the sign if base is less than 1, and definitely greater than 0 because domain ही उसकी greater than 0. चलो, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको आनी चाहिए. ओवरऑल कंक्लूजन आज की क्लास में जितना भी हम लोगों ने पिछले 30 मिनट में पढ़ा है उसका, और सिर्फ इतना ही नहीं है, ग्राफ भी कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ग्राफ. चलो एक थोड़ा अपने आप को चेक करके देख लो आप लोग. बेटा डोमेन इज द अलाउड वैल्यूज ऑफ इनपुट. डोमेन जो है, डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है अलाउड वैल्यूज ऑफ इनपुट, जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, डोमेन इज अलाउड वैल्यू ऑफ इनपुट. इनपुट आपके पास क्या आता है? 0 to infinity. ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे, और रेंज जो होती है, रेंज को समझो, रेंज क्या होती है? आउटपुट. आउटपुट की वैल्यू मतलब फंक्शन में जो वैल्यू डालोगे उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा, मतलब log x का जो आउटपुट आएगा, दैट इज योर रेंज. So domain is the allowed values of input and range is the collection of output values of the function or of the expression, whatever you mean. ठीक है, इनपुट आउटपुट का फंडा है, इनपुट डोमेन आउटपुट रेंज, बस. चलो अब एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बेसिक आपको चेक करने के लिए बता देता हूं कि मान लो अगर मैंने बोला यार मुझे इसका ग्राफ बना के दे दो, मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस बी का, बना सकते हो क्या ग्राफ? लॉग एक्स बेस बी के मॉड का ग्राफ बना के देना है. बन गया? 2 मिनट लगना चाहिए बस. 2 ग्राफ बनेंगे, बिल्कुल 2 ग्राफ बनने ही चाहिए आप. चलो पहले ये नोट कर लो. चलो अब लिख लिया होगा, अब इस पे आ जाता. तो आप बोलोगे सर देखो log x बेस 2 का जो x बेस b के ना 2 ग्राफ बनाते हैं, और आप एकदम सही बोल रहे हो, 2 ग्राफ बनते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है. दोनों सेम आ ही नहीं सकते बेटा. ये ग्राफ होता है log x बेस b का, कब होता है? जब b भाई साहब 1 से बड़ा होता है, और b जब 1 से छोटा होता है तो ग्राफ आपके पास ऐसा होता है. दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज मान लो आप, एक्स एक्सिस पे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आते हैं एक्स एक्सिस. अब आपको मॉड का ग्राफ लेना है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई आप क्या करना, कि जो नेगेटिव वैल्यूज को ना पॉजिटिव वैल्यूज में रिफ्लेक्शन दे लो. हाँ के ना? बिल्कुल, किसी ने बोला था, वो सही बोला था, एक सेकंड. नेगेटिव वैल्यू का आपने पॉजिटिव वैल्यू में रिफ्लेक्शन दे लिया, और यहाँ भी जो नेगेटिव वैल्यू है उसका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव में दे. मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको रिमूव करो. अरे ये तो पूरी रिमूव हो गई यार, तो गई यार. ये पॉजिटिव वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, ओनली द नेगेटिव वैल्यू विल बी रिमूव. ये कुछ सीन बन जाएगा.
सेम ग्राफ बी की वैल्यू में क्या रिलेशन आएगा सेम ग्राफ के लिए बेटा? सेम ग्राफ जब आएगा, आप बोल दो जब इसकी बेस होगी x/2, ये इसका ग्राफ बनेगा। मतलब यहाँ पे नहीं लिखता हूं मैं, आपको दूसरी जगह लिखता हूँ। आप जो बोल रहे हो सेम ग्राफ का ना, वो इस टाइप से आएगा कि अगर आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, और यहाँ पे ग्राफ बनाया, आपने इसका ग्राफ बनाया, तो सेम ग्राफ आए। बेस में सिर्फ इतना अंतर आना चाहिए कि भाई इसकी बेस अगर 2 है तो इसकी बेस उसकी रेसिप्रोकल, तो सेम ग्राफ आए, है ना। ये मत करना कि यहाँ 2 है और यहाँ 1/3। हाँ, बी एंड 1/b एकदम परफेक्ट। बट वो बी में मैं लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो ठीक है, समझ लेना। अरे दुनिया तो इसमें भी चेंज होगी, देखो मैं बताता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी खैर मैं बताने वाला नहीं था, पर भी चलो ग्राफ की बात चालू हुई है तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में घुस जाता हूँ। ये बना लिया सबने? अब देखो ये ग्राफ आप बनाओगे ना, उस पर आपको इतनी चीजें पढ़ने को मिलेंगी आगे। जैसे ये पॉइंट का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप जब कैलकुलस पढ़ोगे, तो आपको जब वो चीज पढ़ाई जाएगी जिसको बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी, जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हो ना, डिफरेंशिएशन जो डिराइव होता है, अभी तक आपने जो फॉर्मूले पढ़े, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है सबको क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? कॉस एक्स होता है। भाई क्यों होता है ये याद है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है? नहीं याद है? तो ये फंडा तो है भाई, ये फंडा तो मैथ्स में पढ़ना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर n-1 ही क्यों होता है, और कब होता है। वो फंडा आप पढ़ोगे जब कैलकुलस पढ़ो, तो वो जो फंडे हैं उस पे फिर ये चीजें रिलेट होने लगेगी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ln एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्यों होता है, और कब होता है, और कब नहीं होता, इसके बारे में भी आप लोग बात। तो वहां भी ग्राफ सीन में आएंगे, मतलब हर एक पार्ट में आपको ग्राफ सीन में आने लगेगा। इंटरेस्टिंग है आगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो। चलो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो मैं एक और सेट ऑफ ग्राफ आपको बढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा करो आप, log x/2 वर्सेस log x/3 वर्सेस log x/4 का ग्राफ बना के बताओ, और एक ही चार्ट पे बना के बताओ। एक ही चार्ट पे तो मतलब समझ ही गए होंगे आप। ये वाला सेंटेंस का मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिको इक्वेशन भी मेरे साथ ही पढ़े हो कि एक ही ग्राफ में आपको क्या करना है, तीनों का ग्राफ बनाना है भाई। अब आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि सर सिर्फ ये बना के छोड़ो। सिर्फ ये बना के नहीं छोड़ सकते हो। ये एक का ग्राफ मान लूंगा बट तीनों का ग्राफ थोड़ी मानूंगा, क्योंकि सेम स्केल पे आपको ड्रॉ करना है। अब जरा तीनों का ग्राफ मुझे इसी स्केल पे बना के बता दो। बनेंगे सबके शेप ऐसे ही, बट डेफिनेटली ऊपर नीचे होंगे। तो आप बोलोगे सर 3 ग्राफ बनेंगे। एक ये बन जाएगा, एक आप सर ये बना दो।
है ना। कुछ इस तरीके के तीनों ग्राफ बनेंगे, तीनों का शेप सेम आएगा, डेफिनेटली ऊपर नीचे का डिफरेंस होगा। अब कौन सा सबसे ऊपर होगा, मतलब ये ब्लैक वाला कौन सा होगा, तीनों लॉग एक्स के ग्राफ होंगे। ये लॉग एक्स का ग्राफ होगा, ये भी लॉग एक्स का ग्राफ होगा। बेस बेस डेफिनेटली लिखना है मुझे, बाकी है बेस लिखना। ये भी लॉग एक्स का ग्राफ होगा। बेस क्या आएंगे तीनों, देखो तीनों, ये पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये पॉइंट से तीनों पास करेंगे। क्यों पास करेंगे, क्योंकि ये 1,0 है और बेस कुछ भी हो डजेंट मैटर, वन इनपुट पे आउटपुट 0 आएगा। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ जो है वो किसका है, जरा बताओ तो। तो आप जज कर लेना कि 2 अगर मैं इनपुट डालता दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 2 इनपुट डालता, तो 2 इनपुट का किसका आउटपुट बड़ा आता और किसका आउटपुट छोटा आता, वो आपको जज करा देगा कौन ऊपर होना चाहिए कौन नीचे होना चाहिए। 2 के लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 3 के लिए 1 आएगी। मतलब अगर आप ये जो, अगर ये 1 मान लेते हो, तो ये 3 पे आना चाहिए एक ग्राफ, और एक ग्राफ की 1 वैल्यू 4 पे आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ कहाँ पे आएगा, और मुझे आंसर भी मिलने लगे, और एकदम सही आंसर मिले जिसने भी भेजा। ये बेस 2 का ग्राफ ऊपर आएगा, बेस 3 का ग्राफ आएगा तीनों के बीच। तो जैसे जैसे बेस बढ़ती जाएगी ग्राफ नीचे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा। कैसे जज कर लोगे, जज करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने 1 आउटपुट देख लिया, 1 आउटपुट किसके लिए आ रहा है, तो भाई ये 1 आउटपुट जो है, एक के लिए 2 पे आएगा, एक के लिए 3 पे आएगा, और एक के लिए 4 पे आएगा। बना दो 2 3 4 के लिए, अपने आप आपको ग्राफ मिल जाएगा। इसके लिए 4 पे आना चाहिए 1, इसके लिए 3 पे आना चाहिए 1, और इसको 2 के लिए, मतलब सब आपस में इंटर रिलेशन है। ये रिलेशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में अपनी रिलेशन आएगी, हर लॉजिक में अपनी रिलेशन आएगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से आप सोच, चीज यही है जो आपके सामने बनी हुई है, सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैथ्स में डिफरेंट वेज होते हैं सॉल्व करने के, एक तरीका नहीं होता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ग्राफ बहुत खेल लिया अपन, आगे बढ़ते हैं। और आगे कुछ क्वेश्चन लिख लिया सबने, ये बेटा पढ़ लूंगा आगे। चलो बढ़ता हूँ आगे। अब ग्राफ नहीं खेलते हैं, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। मुझे लॉग ऑफ x-1 बेस में 10 लेस देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू निकाल के दो। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, log x-1 base 10 is less than equal to 2। log of x-1 base 10 is less than equal to 2। आ गया क्या x का भी। तो आप बोलोगे सर सिंपल करना, x-1 करना, 10⁻² करना, और इसको लेस देन इक्वल टू ही रहने देना, साइन डिवर्ट करने की सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोलूंगा सही, x इज लेस देन इक्वल टू 100 + 1 आना चाहिए।
तो x इज लेस देन इक्वल टू 101 आना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, आपको ये भी लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे कि x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये क्यों लिखना पड़ेगा? अदरवाइज क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? वो भाई साहब इसका और इसका क्या आना चाहिए, जरा बताओ तो, इन दोनों का क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज। अरे यूनियन नहीं भाई, कॉमन वैल्यूज आना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है ना, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जाएगा? 1 to 101, 101 को इंक्लूड करो, 1 को इंक्लूड मत करो। दिस इज योर आंसर। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। तो ये मत करना कि ये सेकंड, ये वाला जो पार्ट है ये कंडीशन बोल सकते हो आप इसको, इसको आप कंडीशन बोल सकते हो कि कंडीशन को आप भूलो। नहीं, 0 to 1 नहीं, 0 to 1 पे कहाँ नोन होगा आपको? ये जो x-1 है इसको 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x-1 है पूरा। तो ये x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना कंपलसरी हो गया। और ये तो आपने बेसिक सॉल्व करी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ कंडीशंस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट इज कंपलसरी। क्योंकि क्वेश्चन तो डिफाइन करना आपका मेन काम है ना भाई। क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा तो आंसर कैसे आ जाएगा? मतलब एक्स की वैल्यू मैं बोलूं कि -10 ले लो, तो कहां से ले लो जब क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा? तो पॉसिबल ही नहीं। अब अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है कि लॉग ऑफ ऐसा करो, बेस 0.1 ले लो, x-1 ही ले लो, और इस लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 0.1 ले लो, और ये 2 माइनस 3x ले लो। अब आंसर लिख के दे दूं, दोनों से बराबर क्वेश्चन ही आएंगे बेटा, मॉड और लॉग से। बट मॉड में हाँ डेफिनेटली लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, लॉग में बेसिक लेवल रखो। मतलब अगर आपने क्लासेस अटेंड करी है, सारी चीजें आपको पता है और आप उसको अप्लाई कर सकते हो, तो पेपर आपका स्मूथ चला जाएगा। अगर आप उड़ा देते हो चीजों, चलो बढ़ जाता हूँ आगे। और इसमें आप बोलोगे कि सर x-1 जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना इस बार 2 - 3x। सही बोल रहा हूँ क्यों? साइन को रिवर्ट करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? बेस भाई 0.1 सॉल्व करो। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होना पड़ेगा, ये कंपलसरी। कंडीशंस क्या है यहाँ पे? कंडीशंस आप लिखोगे कि सर x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और सर 2 - 3x should also be greater than 0. So x should be greater than 1 sir, or 2 3x, x should be less than 2/3। तो भाई तीन चीजें हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लो कि तीनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन कौन सी होने वाली है। ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो नंबर लाइन का सिस्टम मैंने आपको पहले बताया ही। एक बोलता है 1 से बड़ी ले लो,
एक बोल रहा है 2/3 से छोटी ले लो, एक बोल रहा है 3/4 से बड़ी है। मतलब खत्म, यहाँ पे आंसर ही खत्म। तो आंसर कितना आना चाहिए? अरे भाई ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बताओ तो जरा। तीनों की कोई कॉमन वैल्यूज है जिसमें तीनों आ रहा है? तो आंसर क्या आना चाहिए? x बिलोंग्स टू 5 आना चाहिए ना दोस्तों। कोई कॉमन वैल्यूज ही नहीं है तीनों को सेटिस्फाई करने वाले। एक बोल रहा है 3/4 से बड़ा होगा, एक बोल रहा है 2/3 से छोटा होगा, और एक बोल रहा है 1 से बड़ा होगा। काम ही खत्म, देयर इज नो कॉमन वैल्यूज पॉसिबल। आंसर x बिलोंग्स टू 5। बस इन चीजों का क्या ध्यान देना है आपको, बेसिक चीजें। चलो मैं बुकलेट निकाल लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको बुकलेट से करा देता हूँ। अब बस यही फंडे पे क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चंस कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, ये आपको पता है, फंडे यही। अब मान लो मैंने अगर आपको ये दिया, log ऑफ बेस 2, इसको सॉल्व करके बता दो। log बेस 2 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 1। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। मतलब पूरा लॉग में मेरी साइड से तो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप वो 2 महीने की अगर रहेगा तो सामान ला के तो देंगे नहीं उनको, है ना। और फिर उसमें ब्रोकरेज का चलो तो बेसिक ही है एकदम, इसको 2 की पावर 1 कर देंगे अपन, और ये 2x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6। राइट, लॉग को रिमूव करा, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम जैसे लेते हैं, जो रूल्स इन इक्वेशंस के लिए होते हैं वो रूल्स तो अप्लाई होने हैं, लॉग के अपने रूल्स आ जाएंगे एडिशनल। राइट, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आ जाएगा 7x माइनस 11, नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तीन नंबर ले लो बेटा, कौन कौन से नंबर ले लो? एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, एक 11/7 ले लो। तो 11/7 सबसे छोटा, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा। ये आंसर ये आना चाहिए आपको, पर भाई साहब आंसर आपके पास आ जाएगा 11/7 to 2 यूनियन 3 to infinity, करेक्ट? बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई साहब कंडीशन भी तो लिखनी पड़ेगी। ये जो है कंडीशन, कंडीशन क्या लिखो? कंडीशन लिखोगे 2x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये भी तो लिखना पड़ेगा आपको, और इसको बाकायदा सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 आना चाहिए आई थिंक, और x माइनस 1 आना चाहिए। ये आना चाहिए, ठीक है? 2x माइनस 3x माइनस 3x 2x², बिल्कुल परफेक्ट। और इसके लिए आपको 4 नंबर प्लॉट करने पड़ेंगे, है ना? 1/2 1 2 और 3। तो 1/2 1 2 और 3 पॉजिटिव, कुछ इस टाइप का वे बनेगा। या फिर आप ऐसा करता हूँ, इसी पे बना देता हूँ। आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए, है ना? तो आपको इसी लाइन पे मैं बना देता हूँ। जैसे 1/2 अगर आप बनाओगे, देखना मैं इसी पे बनाने की कोशिश करता हूँ, दोनों को देख लेते हैं क्या। 1/2 यहाँ पे बना देता हूँ, 1 भी यहाँ पे बना देता हूँ, 1 और 1/2 यहाँ बना देता हूँ, तो 1/2 हो गया। ये 1 यहाँ पे हो गया, एक 2 और 3 है, ये 2 है और ये 3। 3 से ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये वेव बनेगा इसका। अब दोनों की कॉमन वैल्यू सेटिस्फाई करना, दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो आप देख लो कौन सी वैल्यूज आई। दोनों चाहिए पॉजिटिव आप, तो भाई एक तो ये वाली रेंज चलेगी, नहीं नहीं, दोनों पॉजिटिव चाहिए अपन को, तो ये पूरा चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, कुछ गलती हो तो देख लो भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने गलत वेव बना दी क्या? अरे यार, वेव गलत नहीं बताई, नंबर गलत लिख। नहीं, नंबर भी तो सही लिखे, क्या गलत किया? वन टू टू 11/7 आया ना भाई दोनों के लिए। बस यही आंसर देखो, दोनों का इंटरसेक्शन भी सेम ही आ रहा है, देयरफॉर आपका दोनों का इंटरसेक्शन भी सेम ही आ रहा है। अरे भाई कंफ्यूज मत हो, मैंने दोनों कर्व एक में बना दिए, एक 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 ब्लैक कलर से बनाई है और एक ये ऑरेंज कलर से बनाई है, जो भी कलर है उससे बनाई है। ये वाली वेव अलग है, ये वाली वेव मैंने 3 तो ये वाली वेव वहां पे कॉपी पेस्ट करी है, ये वाली
दोनों को मैंने एक ही स्केल पे बना दिया है, 11/3 पे नहीं बनाना है मुझे। समझ में आ रहा है? मैंने इंटरसेक्शन एक ही पे ले लिया, दोनों कर्व एक ही पे बना दिए, दोनों वेव एक ही पे बना दिए बेटा। ये कर्व, ब्लैक वाली कर्व जो है वो ब्लैक वाले के लिए है, और ये जो ऑरेंज वाली है वो ऑरेंज वाले के लिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन के दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो वो ये होगी। मैंने एक ही पे करने की कोशिश करी। क्लियर? सही है वो आंसर, यही है बेटा, टेंशन मत लो। चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, अलग अलग लिख दो, इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यही आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 मिनट के लिए दो। इसको सॉल्व करके बता दो फटाफट।
चलो हो गया ये वाला। बेटा कंडीशन वाली ये वाली है ना, कंडीशन मैंने कलर ही यही चूज करके रखा है स्टार्टिंग से। देखो दिस इज द कंडीशन। अरे आप चलो मैंने एक पे बना दिया, आप इसको अलग बना दो ये वाले को ब्लैक वाला अलग बना लो और ये जो ग्रीन वाला बनाया है इसको अलग। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, आपको क्या आएगा वो आंसर। चलो अब देखो इसमें आपको चीजें जो होंगी ना, एक तो इसका सॉल्विंग होगा। सॉल्विंग कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। सॉल्विंग क्यों दिक्कत नहीं देगा? आप बोलोगे सर देखो ये एक लॉग लेके रखा है आपने, एक लॉग ये लेके रखा हुआ है आपने, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा एज इट इज लिखे रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेस देन इक्वल टू 2^3/2 लिखो। 2^3/2 ना थोड़ा नंबर गड़बड़ हो गया। एक्चुअली आंसर में क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे 3/2 नहीं है, यहाँ पे 0 था, तो ये 0 ही था। तो मैं 0 लेके सॉल्व कर देता हूँ, आपने जो भी लेके सॉल्व किया होगा चलेगा। थोड़ा सा नंबर गड़बड़ हो जाएंगे, ये कुछ आ जाएगा। ठीक है मैंने 0 लेके ही सॉल्व कर दिया, वो थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी क्वेश्चन देने में। कॉम्प्लिकेटेड नंबर आएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहता, इसीलिए मैं। अब ये 1 आ गया। है ना मैं अरे वो हाँ मतलब हाँ हाँ पहले रूप दिखा दो उनको और ये नितिन की क्लास भी चल रही है है ना। ठीक है ये 2^0 की वैल्यू 1 और ये log बेस 4, हाँ हम नितिन से हो 3^1, फिर x-1, 4^3, ये आएगा। ये आना चाहिए आपका आंसर वैसे तो आइडियल प्लस
चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें कंडीशन लिखो। कंडीशन आप लिखोगे तो पहली कंडीशन बेटा आपके पास ये आएगी कि x माइनस 1 जो है सेकंड, एक कंडीशन ये भी आनी चाहिए और एक कंडीशन ये भी आनी चाहिए ये 3 कंडीशन आनी चाहिए बेटा आपकी, ठीक है। अब ये बोलेगा कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये बोलेगा कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 की पावर 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 4 की पावर 0 इज 1 प्लस 1, मतलब x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और ये बोलेगा थ्री की पावर 0 1, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4, x शुड बी ग्रेटर देन 5। ये और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो होनी चाहिए खैर, बट आपको पता ही है ये वाली सेटिस्फाई हो गई तो ये सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, ये भी होना ही पड़ेगा और ये तो होनी ही चाहिए। सो देयरफॉर x शुड बिलोंग्स बिटवीन 5 से बड़ा होना चाहिए और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 65 से छोटा होना चाहिए। ये आपके पास आंसर आना चाहिए। बेटा बेस 2 में क्यों कंडीशन आनी चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। लॉग किसका लेके रखा हुआ है, लॉग इसका लेके रखा हुआ है ना, ये ग्रीन, तो इसका लॉग लेके रखा हुआ है तो दिस शुड बी पॉजिटिव। दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी पॉजिटिव। 3 कंडीशन आनी चाहिए। वैसे तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे ना आपको ये मिल जाएगा। देखो x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 4 है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहीं पे बंद कर सकते हो आप। यहीं पे एक कंडीशन के अंदर सारी कंडीशन इंक्लूड है, बट ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? लॉग बेस 2 कहां पे इंक्लूड करूंगा फिर? ये 4 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 64 प्लस 1 60। लॉग बेस 2 की कंडीशन लेके रखी ना, लॉग बेस 2 की कंडीशन ये है बेटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी ना, तो मतलब ले तो लिए लॉग बेस 2 वाली कंडीशन। Sir, I'm asking that the green color log जो है हाँ वो log base 2 के मतलब A वाला पार्ट है ना, जो हम ऊपर लिखते थे log हाँ B हाँ हाँ A। हाँ अच्छा हाँ। ओके सर, ओके। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। तो देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी सॉल्विंग आपको दिक्कत देगी। बढ़ जाऊं नेक्स्ट। चलो एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी।
ये क्वेश्चन कर लो। और एक कर लो log बेस 2 sin x/2 लेस देन -1 एंड x बिलोंग्स टू -π/2π। मतलब ट्रिगो इक्वेशन को भी मैंने घुसा दिया इसमें। ये सब आपके इन चैप्टर के क्वेश्चन है बेटा, ये जो अभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लिए ना मैंने लास्ट।
चलो हो गए। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यही करेंगे कि log बेस 1/3 log बेस 8 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0। फिर log बेस 8 x माइनस 1 should be less than 1/3 की पावर 1 and then x minus 1 should be less than 8 की पावर 1/3, मतलब x should be less than 2। यहां से ये आना चाहिए बेटा, है ना। आपको अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे मैंने साइन को क्या किया है, ये ऐसी थी, यहाँ पे साइन को रिवर्ट कर दिया है। क्यों रिवर्ट कर दिया है? बिकॉज ऑफ दिस 1/3 को मैं इधर लेके आया हूं, तो 1/3 की पावर 2 की पावर 0 इज 1, तो 1 आ गया है 2 की पावर 0 और साइन रिवर्ट हो गई है क्योंकि बेस 1 से छोटी। तो ये बोल रहा है कि x को 2 से छोटा होना पड़ेगा, प्लस कंडीशन आपके पास ये भी होनी चाहिए यहाँ पे कि ये वाला जो है ना वो 0 से बड़ा हो, और साथ में ये भी होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये भी 0 से बड़ा हो, और साथ में ये वाला पार्ट भी 0 से बड़ा हो। हाँ 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 बिल्कुल सही, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख दो log, पहली कंडीशन log बेस 1/3 log बेस 8 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो log बेस 8 x माइनस 1 ग्रेटर देन की जगह लेस देन 1, x माइनस 1 इज लेस देन 8 की पावर 1, x मस्ट बी लेस देन 9, चलेगा। सेकेंड कंडीशन आपके पास आ जाएगी log बेस 8 x minus 1 less greater than 0, so therefore x minus 1 is greater than 8 की पावर 0, x must be greater than 2। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी x minus 1 should be greater than 0, x should be greater than 1। तो 1 से बड़ा होना चाहिए x, 2 से बड़ा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, और 3 से छोटा होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। दिस इज योर फाइनल आंसर। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई, ठीक है। कौन सा पार्ट नहीं आया आदित्य? क्यों केस 1 में तो कुछ भी नहीं है कंडीशंस। देखो ये वाला सबसे लास्ट वाली कंडीशन लिखिए, ये वाला ग्रेटर देन 0, करेक्ट। दूसरी कंडीशन लिखी है ये वाला ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन लिखी है ये वाला ग्रेटर देन 0। बस वो तीनों को सॉल्व किया इंडिविजुअल। बिल्कुल क्वेश्चन डिफाइन, तो हर क्वेश्चन डिफाइन तो होना ही चाहिए ना बेटा, हर क्वेश्चन में ही होना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन डिफाइन है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल जरूरी है वो चीज। नेक्स्ट वाला देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा साइन x/2 लेस देन 2 की पावर -1, मतलब लेस देन 1/2। अब साइन x/2
1/2 से छोटा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा रहा हूं मैं साथ में। ये तो कंडीशन आ गई कि साइन x/2 1/2 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एनालिसिस थोड़ा अलग होगा, बिकॉज आप x/2 को ट्रीट कर रहे हो, यहाँ किसको ट्रीट कर रहे हो, x/2। और अगर x इस रेंज में है तो जरा मुझे बताओ x/2 किस रेंज में हो, -π/2 से π/2 के बीच में होगा दोस्तों। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर x मेरे पास, ध्यान देना, अगर x मेरे पास -π to π है तो x/2 -π/2 to π/2 के बीच में होना चाहिए। और इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, साइन x/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख देता हूँ कि भाई इसको 0 से बड़ा चाहिए, ये 0 से बड़ा चाहिए। तो मतलब साइन x/2 मेरे को चाहिए 0 से लेके 1/2 के बीच। मेरा वही सिस्टम में बना देता हूँ, x/2 -π/2 से π/2 के बीच में लाना है। 0 यहाँ पे होता है बेटा, 1/2 यहाँ पे होता है, +1 यहाँ पे होता है, -1 यहाँ पे होता है। अब आपको जो आंसर चाहिए वो पक्का पूरा इस रेंज में आंसर चाहिए, -π/2 टू +π/2 यहाँ पे लिखा हुआ। कौन सा एंगल है जो इस रेंज में आपको सेटिस्फाई कर रहा है? तो 0 से लेके 1/2 के बीच में साइन x/2 सिर्फ इन एंगल्स के लिए आ रहा है, सिर्फ इन एंगल्स के लिए आ रहा है, समझ में? बेटा 0 तो कंडीशन है ना भाई, ये साइन x/2 जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसीलिए मैंने कलर भी सेम ही रखा है कि भाई ये 0 से बड़ा होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन है, राइट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, एक ही केस में कर दिया मैंने। ठीक है अभी। सो देयरफॉर आपका यहां से आंसर कितना आना चाहिए, x/2 कहां से कहां तक होना चाहिए बेटा, 0 से लेके π/6 तक होना चाहिए। और अगर x/2 अगर 0 से लेके π/6 है तो x कितना है, 0 से लेके π/3 के बीच में होगा। दिस इज योर आंसर, 0 to π/3। राहुल का आंसर आया था शायद, करेक्ट था एकदम, यही आंसर भेजा था। जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना है, -π से +π के बीच में ही लिखना था ना। सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बेटा, बट हाँ थोड़ा एनालिटिकल पावर चाहिए था। चलो अभी ठीक है। और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं क्या कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मूड पे डिपेंड करता है। लॉग के या तो और क्वेश्चन करा दूं या तो मैं आगे बढ़ा दूं, डिपेंडिंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन करते हो, मेरा मूड क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख के। बेटा लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्विंग नहीं किया, मैंने कहाँ पे साइन चेंज किया वेदांत? हाँ ये सारे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, टेस्ट में बिल्कुल आ सकते हैं बेटा।
प्रैक्टिस तो करनी है आपको, आज की क्लास की पूरी रिवीजन अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा कंपैरिजन वेदांत, हैंड रेस करो जरा, पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल, रेज योर हैंड, फिर पूछ। बोल। Sir, in the last question, we had given log 1/3, log 8 x minus 1 is greater than 2 raised to 0. But in the next part, we have given log 8 x minus 1 is less than equal to 1/3 raised to 1. Here. No, sir, like left side. यहाँ पे साइन क्यों चेंज किया? Yes. अरे बेटा देख, यहाँ पे कौन सा लॉग वाला घटाया मैंने? ये वाला लॉग वाला घटाया ना? Yes. इसकी बेस कितनी है? 1/3. 1/3 जाएगा तो साइन चेंज होगी नहीं होगी? 1 से छोटी है ना बेस। Okay, sir. राइट। एक बार सारे क्वेश्चन खुद से करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैथ्स का, जो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा मेरे मूड पे डिपेंड करेगा, कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, किस हिसाब से। अगर कम बच्चे ज्वाइन करे तो फिर मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं नहीं कराऊंगा फिर कुछ, क्योंकि फिर मुझे टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट करना, अपन ऑलरेडी पीछे हो गए। मैंने मॉड्यूलस में कितने 5 लेक्चर लिए हैं। मैं बोलूंगा कि ये जो टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट के पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे बोला जाएगा कि सर आप इतने धीरे क्यों पढ़ा रहे। बाकी आई वांट कि मैं अभी टाइम दूं आपको, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट एंड पार्सल है अपना। बट एटलीस्ट मे बी अपने आप को तो जस्टिफाई कर पाऊं। अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं उस तरीके से चलूंगा, राइट। तो दैट पार्ट ऑल्सो आई हैव टू टेक केयर एज ए टीचर। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट बेटा। जब भी whenever are you are studying, ये तो ऑनलाइन टीचिंग है तो एक अलग बात है, क्योंकि वी आर नॉट सीइंग यू फिजिकली। अदरवाइज द इनपुट ऑफ टीचर इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं क्लास में हूं, मैं आपके फेस देख रहा हूँ, मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो डेफिनेटली माय इनपुट विल बी चेंज। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली चेंज हो, दोनों में डिफरेंस आएगा, टीचर में भी डिफरेंस है। तो बिल्कुल अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो ही टीचर भी इंटरेस्ट ले पाएगा बेटा। नहीं तो हमको क्या है, हम तो जैसे अब दिन में क्या 8 घंटे क्लास है, 6 घंटे क्लास है, 3 बैचेस ले रहे हैं हम, ठीक है। तो किसमें कितना इनपुट डालना है, ये भी डेफिनेटली 6 घंटे 8 घंटे एक ही एंथुसियाज्म से पढ़ाना डिफिकल्ट होता है, आपके लिए पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। 6 घंटे आप भी पढ़ते हो तो कभी इंटरेस्ट लूज आपका भी हो, तो वो चीज भी फैक्टर आती है। तो थोड़ा सा उस चीज को भी ध्यान में रखो, इंटरेस्ट शो करो। देखो रिजल्ट आना नहीं आना और क्वेश्चन होना नहीं होना ये एक अलग बात होती है, इंटरेस्ट तो जगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो मजे नहीं आएंगे कुछ भी काम करने में, मुझे पढ़ाने में आपको पढ़ने में, ठीक है। चलो देन ऑन दैट नोट आई विल एंड द लेक्चर। बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।